अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पुर्तगीज पासपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी सवालात जो मुझे भेजे हैं दोस्तों ने, उन पे गुफ्तगू करूँगा। ये इस टाइम मेरे हाथ में आप लोग देखें, ये है पुर्तगाल का पासपोर्ट, जिसको लेने की जद्दोजहद में तमाम दोस्त जो है इमिग्रेशन के मरहले से गुजर रहे हैं। कोई रेजिडेंस के मरहले से गुजर रहा है, कोई पीआर के मरहले से गुजर रहा है और कोई वीज़ा लेके यहाँ पे आने के मरहले से गुजर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझसे सवालात किए हैं इस रेड पासपोर्ट से रिलेटेड, काफ़ी पावरफुल है और मुझ समेत तमाम दोस्त जो हैं इस पासपोर्ट की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग जो मुझे सवालात मौसूल हुए हैं उनके जवाबात मैं दूंगा आप लोगों को और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली व्लॉग और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो काफ़ी ज़्यादा जो सवालात मुझे मौसूल हुए हैं वो मैंने अपने पास से एक पेपर पे नोट डाउन कर लिए हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ तमाम सवालात पे डिस्कशन कर सकूं और इन सवालात के जवाबात आप लोगों को दे सकूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। सबसे पहले मेरे को जो सवाल मौसूल हुआ है वो सबसे पहले ये है कि भाई पुर्तगाल का जो पीआर है, जो मेरे हाथ में इस टाइम ये पासपोर्ट है पुर्तगाल, पीआर बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंसशिप। देखिए पुर्तगाल में लोग काफ़ी मरहलों से गुजरते हैं। पहले आते ही आप लोगों को वीज़े पे आना है, उसके बाद आप लोगों को 2 साल रेजिडेंस कार्ड का इंतज़ार करना है, यहाँ पे जद्दोजहद करनी है। उसके बाद वो 2 साल का रेजिडेंस कार्ड जब ख़त्म होगा तो फिर आप लोगों को 3 साल का रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। जब वो ख़त्म होगा फिर आप एलिजिबल हैं पीआर अप्लाई करने के लिए। तो टोटल अगर ड्यूरेशन देखी जाए, आपका नसीब और लक बहुत अच्छा है तो तकरीबन इस टाइम करंट सिचुएशन में 7 साल का टाइम लग रहा है। क्योंकि जब आप पुर्तगाल की टेरिटरी में होते हैं और आप अपनी फाइल लॉक करते हैं, जो इस तरह इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लोग फाइल लॉक के नाम से उस चीज़ को ज़्यादा जानते हैं। आप अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, फिर आप इंतज़ार करते हैं 2 साल तक, टैक्स पूरे करते हैं, जो इनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करते हैं। आप अपना काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ आप जो है पूरी करते हैं। उसके बाद आपके बायोमेट्रिक का टाइम आता है। बायोमेट्रिक किस तरह होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, ऑलरेडी मैंने अभी कुछ दिन पहले बायोमेट्रिक्स दिए पुर्तगाल में, अपने आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे वो वीडियो। उसके बाद जो है आप लोगों को रेजिडेंस कार्ड मिलता है। जैसे ही इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों में आएगा तो आप लोगों के साथ डिटेल में उस रेजिडेंस कार्ड के बारे में गुफ्तगू करूंगा। उसके बाद रेजिडेंस कार्ड जो है आपको 2 साल का मिलता है। तो मतलब आपको जो पहला कार्ड मिलता है 2 साल का, उसका दूसरा कार्ड जो मिलता है वो 3 साल का। 5 साल का आपका यही अरसा हो गया। और अगर आपका नसीब और लक अच्छी है तो अगर आपको 2 साल में डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो टोटल ये अरसा होता है 7 साल का। तकरीबन 7 साल में आप इस क्राइटेरिया में एलिजिबल हैं कि आप पीआर हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल पीआर जो है परमानेंट रेजिडेंसशिप एक डॉक्यूमेंट होता है कि आप यहाँ के सिटीजन बन चुके हैं। वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन आपको पीआर मिलती है या उसी दिन या वेरी नेक्स्ट डे पुर्तगाल का पासपोर्ट आप ले सकते हैं। पुर्तगाल का पासपोर्ट जो है ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ये पुर्तगाल का डॉक्यूमेंट आपकी पीआर से कोई लिंक नहीं करता। जब आपको पीआर मिलेगी तभी ये पासपोर्ट लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट है जिसको हम पीआर कहते हैं। तो दोस्तों वो जो पीआर है वो आप लोगों को तकरीबन 7 साल में मिलेगी। आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी अगर आपका नसीब और लक अच्छा है, वरना आपको 8 साल 9 साल भी लग सकते हैं। क्योंकि जब आप पीआर अप्लाई करते हैं, आपका अगर टाइम ड्यूरेशन लेट हो जाता है तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। भाई पूछते हैं दूसरे सवाल में कि सलाम, फाइल लॉक होने के बाद प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया है, अब क्रोएशिया में काम कर रहा हूं, तो क्या मुझे हर मंथ आना होगा प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी में टैक्स जमा करवाने के लिए, या 1 साल बाद इकट्ठे टैक्स जमा करवा सकता हूं? तो बहुत बड़े बड़े फन्ने खान हैं जो कि पुर्तगाल इमिग्रेशन को बहुत लाइट ले रहे हैं। आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सख्तियों का सामना करना पड़ेगा इन्हीं हरकतों की वजह से कि आप लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें लिख देते हैं। बेशक रोमन में लिख रहे हैं लेकिन आप लिख रहे इलीगल चीज़ों के बारे में कि भाई मैं तो पुर्तगाल में इमिग्रेशन अप्लाई करके क्रोएशिया चला गया हूँ और वहाँ पर जाके काम कर रहा हूँ और अब हसूल में है पुर्तगाल के पेपर के लिए। काफ़ी मुझे ऐसे मैसेज का सामना करना पड़ता है, लोगों से बातें सुननी पड़ती हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में बताएं कि हम बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, या आज जिस तरह भाई ने बताया कि हम क्रोएशिया में हैं, मैं क्रोएशिया में काम कर रहा हूं। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस तरह के सवालात करते हैं। तो उन तमाम दोस्तों को मैं ये मशवरा देता चलूँ, जिस तरह लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया था एक दोस्त के साथ टैक्स प्रॉब्लम आई थी। तो आप लोग इस तरह की गलतियाँ करते हैं, देखें एक दूसरे को देख के
आप लोग इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी चीज़ दिमाग में ना रखें। कुछ लोग पास हो जाते हैं इससे, कुछ लोग रुक जाते हैं। तो आप लीगल वे इख्तियार करें। अगर आप पुर्तगाल में काम कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट है उस पर टैक्स पे नहीं होता। टैक्स जो पे होता है वो पुर्तगाल में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, जो कि आपका सोशल में रजिस्टर्ड होगा। आपके पास ऑलरेडी दोस्तों मैसेज आएगा सोशल पे कि आपका बाउंड जो है इस कंपनी के साथ, फलानी फलानी कंपनी के साथ आपका बाउंड हो गया है और आपका कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होता है। उसी पे आपके टैक्स जाते हैं। ना कि आप क्रोएशिया में बैठे और सोचे वो जो प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट लगा था उसमें हर महीने पैसे डालूं। प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट पे कभी भी टैक्स नहीं जाता। रजिस्टर्ड करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका मालिक होगा, कंपनी होगी, पतरून होगा, वो सोशल में रजिस्टर्ड करेगा तभी टैक्स अपडेट होगा। दूसरी चीज ये कि यार एक साथ आकर टैक्स डाल देना, ये सारी चीजें जो हैं फिर आप लोगों को बाद में नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि लोग देखते हैं, वो एक कहावत है, गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है। तो लोग देखते हैं कि भाई मेरे इस कमरे में तो बंदा रह रहा है, मैं फ्रांस में काम कर रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट पुर्तगाल के लेकर आ गया तो मैं भी इसी तरह अप्लाई करूं। फिर अगर फंस जाते हैं तो फिर इनबॉक्स में कमेंट कर रहे होते हैं, बेताशा लोगों के मैसेजेस आए होते हैं कि भाई ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। कोशिश करें लीगल वे में चीजें करें। और अगर फिर भी आप क्रोएशिया में रह रहे हैं और आपने पुर्तगाल में फाइल वगैरह लॉक कर दिया तो मेरे भाई प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट में कोई टैक्स पे नहीं होता। आपका कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए और टैक्स आप 1 महीने बाद 1 महीने का पे करें, या फिर आप 6 महीने बाद जो है एक महीने करके पे करें। लेकिन कोशिश ये करें कि ऐसा ना करें कि एक साथ ही जो है सारे टैक्स किसी एजेंट को पैसे देकर डलवा दें बैक डेट में। ये कोशिश ना करें। मैं इसलिए मशवरा दे रहा हूं कि भाई अगर क्रोएशिया में रह रहे हैं तो ये मत बोलें कि बात बता दी है लीगल की और मुझे मशवरा नहीं दे रहे। तो जितने भी लोग दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं, प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट पे भाइयों टैक्स पे नहीं होता। टैक्स जो पे होता है वो होता है आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट सोशल में रजिस्टर्ड होगा। आपके पास बकायदा सोशल का आईडी पासवर्ड होगा, आप उस पर चेक कर सकते हैं, आपका बॉन्ड वहां पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी होता है तो आपके पास टर्मिनेशन का वहां पे मैसेज भी आ जाएगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं जो आपके बॉन्डिंग आपके पास सोशल के मैसेजेस पे आ रही होती है। तो होपफुली भाई समझ गए होंगे। बाकी मैं बात इसलिए समझाता हूं लोगों को कि बाद में आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर कोई बात किसी को बुरी लग रही है तो वो वक्ती तौर पे बुरी जरूर लगेगी। इस चीज से आप लोगों को बाद में जरूर फायदा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दोस्त जो हैं बाद में मैसेजेस करते हैं कि बायोमेट्रिक के टाइम प्रॉब्लम आ गई, हम दूसरे कंट्री में थे, किसी का क्या मसला आ गया, किसी का क्या मसला आ गया। तो पहले आप लोगों को चीजों का पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ, क्योंकि आज एक से बढ़ के एक सवाल मौसूल हुआ है मुझे। तो भाई तीसरे भाई बोलते हैं, भाई साहब मैं बोस्निया में वर्क परमिट पर हूं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, कंपनी के पास है, मैं डंकी लगा के पुर्तगाल आना चाहता हूं, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि पासपोर्ट की जरूरत है पुर्तगाल में, अगर है तो मैं पुर्तगाल में क्या नया पासपोर्ट बनवा सकता हूं और कितने दिन में मिलेगा। तो मैं उन तमाम दोस्तों को ये बात बताता चलूँ कि जो डंकी शंकी लगा कर आ रहे हैं, पुर्तगाल आ रहे हैं, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, बोस्निया से हो, इटली से हो, XYZ किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट जो है अगर आपने किसी और कंट्री में FIR कराई हुई है, जैसे आम लफ्जों में मेरे मुंह से FIR निकल गया, पाकिस्तान में FIR ही बोलते हैं कि भाई गुमशुदगी आपने करवाई हुई है। लेकिन अगर किसी भी कंट्री में आप लोगों ने कुछ भी ऐसे ही पुलिस में इंदराज करवाया हुआ है कि हमारा पासपोर्ट गुम गया है, तो वो आपको बाद में जो है प्रॉब्लम कर सकता है। इसी तरह हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त की बायोमेट्रिक हुए थे यहाँ पे पुर्तगाल में 2022 में 10 अक्टूबर को, और तकरीबन उनका ये पूरा केस चला। उन्होंने जर्मनी में इंदराज करवाया था कि मेरा जो है पासपोर्ट गुम गया है, तो बायोमेट्रिक में उनकी सब चीजें क्लियर थी। उन्होंने बोला कि आपने जर्मनी में इंदराज कराया था पासपोर्ट गुमने का, तो उसका सबूत वगैरह जो दस्तावेजात क्लियर करें। तो तकरीबन 10 महीने लग गए, लॉयर हायर किया, केस चला, उसके बाद फिर उन्हें रेजिडेंस कार्ड मिला है। तो कोशिश करें अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर वहाँ पे इस तरह की किसी भी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो कि आप वहाँ पे इंदराज कराएं कि मेरा पासपोर्ट बोस्निया में या क्रोएशिया में या किसी भी XYZ कंट्री में गुम गया है। आप यहाँ पर आए, कोशिश करें, आप एम्बेसी है यहाँ पे, स्टाफ अच्छा है, कोऑपरेटिव है, आप पता करें यहाँ पे आपका पासपोर्ट बन जाएगा। और कितने दिन में बनेगा ये डिपेंड करता है फीस पे। अगर आपको कोई इंदराज भी करवाना हो तो आप कोशिश करें पुर्तगाल की टेरिटरी में करवाएं, ताकि अगर आपसे बाद में सबूत भी मांगा जाता है तो बायोमेट्रिक के टाइम पे आप पुर्तगाल की टेरिटरी में ही होंगे और आपके पास इंदराज भी यहीं का होगा, तो आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। पासपोर्ट भी बन जाएगा और इंदराज भी पुर्तगाल में ही होगा गुमशुदगी का। तो इस बात का तमाम दोस्त ध्यान रखें जो डंकी लगा कर आ रहे हैं। कोशिश करें जो भी इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने हैं वो पुर्तगाल की टेरिटरी में ही हो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो यहीं से सॉल्व हो, यहीं के लॉयर हो, बनिस्बत दूसरे कंट्रीज के लॉयर हायर करें, ज्यादा पैसे लगे, ज्यादा खर्चा हो, टेंशन ज्यादा हो, यहाँ पे ज्यादा एक्टिविटीज हो जाए वो ज्यादा बेहतर है।
तो अब मैं आप लोगों के साथ एक चौथा सवाल शेयर करता हूं, जो कि ये है कि भाई मैं इटली से पुर्तगाल आना चाहता हूं डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए, और मैं इटली में लीगल हूं, तो ऐसा हो सकता है और क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। जितने भी दोस्त हमारे हैं, कुछ लोग दोस्त बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे वीडियो देखने वाले कि भाई इटली में है और इटली से पुर्तगाल क्यों आना चाह रहे हैं, उनके पास तो इटली के भी डॉक्यूमेंट है, पैसे भी इटली में ज़्यादा होंगे और सिस्टम निज़ाम भी अच्छा होगा। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस तरह के बेशतर लोग हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ फिर से, इस रेड पासपोर्ट के लिए यहाँ पे पुर्तगाल में मूव हुए हैं। आप लोगों को पता होगा, जो लोग यूरोप से मुझे देख रहे हैं, इटली में, स्पेन में, इन कंट्रीज में पासपोर्ट का प्रोसेस बहुत लॉन्ग है। पुर्तगाल में पासपोर्ट के हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, कुछ जल्दी भी हासिल कर सकते हैं, थोड़ा प्रोसेस उन कंट्रीज से बनिस्बत ज़्यादा लंबा नहीं है, और कुछ और भी जल्दी हासिल कर सकते हैं आप लोग। वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी मुकम्मल दास्तान में बताऊंगा। लेकिन लोग इसलिए मूव करते हैं कि लोगों ने पेपर लिए होते हैं वहाँ पे, उसके बाद फिर लोगों ने 0-0 के पेपर, जिसको 0-0 को आप इटली में 0-0 बोलते हैं, लेकिन आसान अल्फाज में मैं बताऊं फॉरएवर पेपर होते हैं। जिस तरह आप किसी भी कंपनी में काम करें, आपके पास फॉरएवर कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह इटली के आपके पास फॉरएवर पेपर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये, आप उन पेपर पे अपनी फैमिली नहीं बुला सकते। तो लोग वो फॉरएवर के डॉक्यूमेंट पुर्तगाल में चेंज करते हैं। जब यहाँ का आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो माशाल्लाह कंट्री बहुत अच्छा है, रेजिडेंस कार्ड पे ही आप फैमिली बुला सकते हैं। आपकी आईआरएस अच्छी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो, 2-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास पैसे अच्छे, हम किसी एजेंट से ले लेते हैं, तो आप फैमिली इजीली बुला सकते हैं। पुर्तगाल में काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे सब के आए हुए, मतलब 18 साल से छोटे छोटे, तो आप फैमिली बुला सकते हैं। तो लोग इटली के पेपर पुर्तगाल में इसलिए चेंज करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फैमिली बुलाना आसान है। अब वापसी भाई के सवाल पे आते हैं कि अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है, अब मुझे नहीं पता उनके पास किस तरह का डॉक्यूमेंट है, लेकिन एक हमारे दोस्त थे रफीक भाई, आप लोग जो मुझे शुरू से देख रहे हैं, उन्होंने व्लॉग में देखा होगा, स्विट्जरलैंड से आए थे, उनके पास इटली के फॉरएवर पेपर थे। स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री से पुर्तगाल आए डॉक्यूमेंट चेंज करवाने के लिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट इजीली चेंज हो जाते हैं और 3 महीने का प्रोसेस लगता है। उन्होंने कॉन्टाबिलिस्टा एक अकाउंटेंट भी हायर किया, और फिर अकाउंटेंट से लॉयर से लिंक आउट हुए, और तकरीबन 3 महीने का प्रोसेस हुआ उनका। कुछ घर का मतलब डॉक्यूमेंट, जुनता वगैरह, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे उन्होंने चेंज करे यहाँ पे। इस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूँ। लेकिन भाई को मैं ये मशवरा दूंगा, अगर आप इस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास लीगल हैं, तो आप एक फ्लाइट बुक करें, पुर्तगाल आए, किसी भी लॉयर से यहाँ पे मीटिंग करें, कुछ अपनी फीस लेंगे वो, और वो लॉयर आपको मुकम्मल गाइडेंस देंगे बनिस्बत आप यूट्यूब पे देखें ये चीज़ें। क्योंकि मुझ समेत बहुत ज़्यादा लोग इस वाक़े से गुजरे नहीं होंगे, इस सिचुएशन से गुजरे नहीं होंगे कि उनके पास इटली के या किसी और कंट्री के पेपर हैं और उन्होंने यहाँ चेंज किए हों। लेकिन 0-0 रफ़ीक भाई, जिन्होंने मुझे यूट्यूब पर देखा है, शुरू से देख रहे होंगे, रफ़ीक भाई की वीडियो मैंने शेयर की थी, उन्होंने 0-0 का पेपर पुर्तगाल में चेंज किया, और रफ़ीक भाई स्विट्ज़रलैंड में काम करते थे। तो ये तमाम सवालात थे जो मुझे मौसूल हुए, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाए चीज़ों के बारे में, ताकि जो पुर्तगाल में करंट सिचुएशन चल रही है, इस पासपोर्ट को हासिल करने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।